हे एवरीवन, चलिए डिस्कस करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, किस तरीके से तय किया जाता है। तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट है उसका मतलब होता है कि मनी की सर्विसेज लेने पे जो आप प्राइस पे करते हो उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। तो जिस तरीके से मार्केट के अंदर प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई को देख करके कि मार्केट के अंदर उस चीज़ की डिमांड एंड सप्लाई कितनी है, उस हिसाब से जो है प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। सेम एज इट इज़ इंटरेस्ट में भी यही चीज़ फॉलो होती है। हम इंटरेस्ट में भी देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई कितनी है। ठीक है? अगर लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे होंगे तो इंटरेस्ट जो है ज़्यादा होगा। अगर डिमांड कम हो अगर कम हो जाएगी तो जो है इंटरेस्ट रेट को और कम कर देंगे कि जो है लोग जो है और आएँ और जो है लोन लें। ठीक है? तो over the economists have difference over the determination of demand for and supply of money। इस वजह से दो मेन थ्योरीज हैं इससे रिलेटेड। क्लासिकल थ्योरी है जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दी है, लोनेबल फंड थ्योरी है, ये न्यू क्लासिकल थ्योरी है। ठीक है, जिसको न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दी है। और लास्ट है एक और जो किसमें नहीं है बट मैं आपको कराऊंगी, जो है केन्जियंस थ्योरी। ठीक है, तो बारी बारी से हम इन तीनों थ्योरी को आराम से पढ़ेंगे और तीनों ही थ्योरी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, फर्स्ट वाली में इतना ही है कि आप देखेंगे सप्लाई ऑफ कैपिटल क्या है, डिमांड फॉर कैपिटल क्या है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्या है। स्टार्ट करते हैं क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी जो है सबसे पहले कहाँ से आई है? जो इकोनॉमिस्ट हैं जैसे जे.एस. मिल, वॉलरस, मार्शल, इन सब ने जो है इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया है, जो कि क्लासिकल थ्योरी इंटरेस्ट। ठीक है, जो मतलब कि क्लासिकल थ्योरी है जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, जिनका भी मैंने नाम लिया, उन्होंने दी है। ठीक है, तो ये थ्योरी कहती है कि इंटरेस्ट इसलिए अराइज होता है क्योंकि कुछ रियल फैक्टर्स है, जैसे सेविंग भी होगी रियल फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट, ये सारे जो रियल फैक्टर्स हैं ना, इनके वजह से जो है इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट जो है अराइज होता है। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से हम कह सकते हैं जो क्लासिकल थ्योरी जो है वो रियल फैक्टर्स बेस्ड है। ठीक है, उनका मानना है कि रियल फैक्टर्स की वजह से इंटरेस्ट अराइज होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिटरमाइन किया जाएगा सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड डिमांड फॉर कैपिटल के अकॉर्डिंग। कैपिटल मतलब मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम मनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, thus to determine determination of rate of interest it is essential to ascertain the demand for and supply of कैपिटल। इसलिए हमें इन दोनों को पहले समझना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि इन दोनों की वजह से कैसे डिमांड एंड सप्लाई जो है कैपिटल की, उनकी वजह से कैसे डिटरमाइन होता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई ऑफ कैपिटल की। मतलब कैपिटल कहाँ से सप्लाई होगा, बेसिकली जो है ये मनी आएगी कैसे? मनी कैसे आएगी? सेविंग से। ठीक है, ये सेविंग क्या होती है? देखो, सप्लाई जो कैपिटल की डिपेंड होती है सेविंग की, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं, ऐसा क्लासिकल थ्योरी कह रही है कि जो सप्लाई है वो डिपेंड करती है सेविंग पे। और सेविंग क्या है? सेविंग वो है कि जैसे मान लीजिए आपके पास घर में पैसा आया है, आपने उसमें से आधा जो है अपनी कंजम्पशन में खर्च कर दिया, अपने सामान में, अपनी ज़रूरतों में खर्च कर दिया, बाकी का जो बचा हुआ है वो जो है आपकी सेविंग कहलाएगी। ठीक है, ये जो है उस चीज़ पे बेस्ड है, देखो कि आपकी इनकम कितनी है। ठीक है, इनकम ज़्यादा होगी तो आप सेव कर पाएंगे, अदरवाइज जो इनकम अगर कम होगी तो आपका कंजम्पशन के लिए भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि इसलिए इनकम और फिर कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बाद जो बचता है वो जो है आपकी सेविंग होती है। ठीक है, तो ये थ्योरी कहती है कि जो सप्लाई ऑफ सेविंग है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है? रियल फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, जैसे वेटिंग हो गया, टाइम फ्रेंस प्रेफरेंस हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो कुल मिला के जो रियल फैक्टर से डिपेंड ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रियल फैक्टर से डिपेंड करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। सो इन रियलिटी जो सेविंग है वो फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। कहने का मतलब ये है कि सेविंग जो है फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, इस वजह से सेविंग इज द रिजल्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब सेविंग इस वजह से हो रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर सेविंग डिपेंड करती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो सेविंग बढ़ेगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो कम होगी। तो उनके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम लोग बैंक जाते हैं और बैंक में जा कर के अगर हमें महसूस होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो ही हम सेविंग करते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो हम सेव नहीं करते, वहाँ पे हम लोग घर पे ही रख लेते हैं। ठीक है, ऐसा जो है क्लासिकल थ्योरी जो है कह रही है। ठीक है, लेकिन जब हम इसके
क्या 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 बोलते हैं, क्रिटिसिजम्स को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर सिर्फ सेविंग नहीं डिपेंड करती, एक्चुअल में डिपेंड करती है इनकम के ऊपर। अगर आपकी इनकम ही नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, आपको सेविंग क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना? तो कॉन्सिक्वेंटली जो सप्लाई कर्व है कैपिटल की वो अपवर्ड है, मतलब कि कह सकते हैं हम लोग पॉजिटिव रिलेशन में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ये सेविंग बढ़ेगी, कम होगा तो कम होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डिमांड, कैपिटल्स की डिमांड। तो ये थ्योरी कहती है कि डिमांड फॉर कैपिटल इज मेड टू गेट कैपिटल गुड्स। डिमांड कैपिटल की क्यों की जाती है? कैपिटल गुड्स के लिए, जैसे मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स वगैरह। ठीक है, टू मेक इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इन सारे कैपिटल गुड्स को यूज करके देर इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आएगा, है ना? आप कैपिटल की जैसे आप मांग करते हो, ठीक है, हमें मशीन चाहिए, टूल्स चाहिए, आप उसका इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फिर उसका इस्तेमाल करके आप क्या करोगे? प्रोडक्शन में डालोगे। जितनी ज़्यादा मशीनें, जितने ज़्यादा टूल्स होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिव होगी, है ना? तो इसलिए इस तरीके से कह सकते हैं कि जो डिमांड है कैपिटल की, ये कैपिटल गुड्स की, वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो रही है बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए जो है इन्वेस्टमेंट एड्स टू प्रोडक्टिविटी। तो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो करेगा वहाँ उसकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो एन एंटरप्रेन्योर कैन कैलकुलेट, इनका कहना है कि एंटरप्रेन्योर जो है अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है कैलकुलेट कर सकता है बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के, जैसे लैंड लेबर वगैरह को। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमें पता है कैपिटल्स की वो क्या यहाँ पे फॉलो कर रही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि एक टाइम पे ज़्यादा करोगे तो फिर जो है नुकसान होगा, है ना? तो जब ज़्यादा कैपिटल डिमांड होती है यानी मोर इन्वेस्टमेंट होती है तो आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है कैपिटल की वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक एंटरप्रेन्योर विल डिमांड कैपिटल उतने लिमिट तक करेगा जितनी लिमिट तक वेयर द प्राइस ऑफ कैपिटल यानी इंटरेस्ट वो किसके इक्वल होगा? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के। उतना ही वो डिमांड करेगा कैपिटल की, उसके बाद जो है बंद कर देगा। ठीक है, इसलिए जो डिमांड है कैपिटल की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, ज़्यादा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी तो उसे अकॉर्डिंग जो है डिमांड करेगा। ठीक है, अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर उससे ज़्यादा है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, तो डिमांड ज़्यादा करेगा वो कैपिटल की कि हाँ चाहिए चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वहीं उसकी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है तो वो कम डिमांड करेगा। ठीक है, इस वजह से अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वर्स रिलेशन। हम कह सकते हैं कि जो डिमांड फॉर कैपिटल है, ये इन्वेस्टमेंट है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो है नेगेटिव रिलेशन है ना? सीधी सी बात है, हम लोग जो है लोन लेने जा रहे हैं तो हम लोन किस अकॉर्डिंग, हम सेविंग तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के कर रहे हैं कि सेविंग तब हम करेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें हाई मिलेगा। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, जब हम लोन लेने जा रहे हैं कुछ भी ऐसे, मतलब तो हम लोग वहाँ पे क्या देखेंगे? लोन देने वाला भी है ना वो भी ये देखेगा कि रिटर्न ज़्यादा हो, है ना? तो इन्वेस्टमेंट आप तभी करोगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, और इन्वेस्टमेंट आप नहीं करोगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, है ना? क्योंकि ज़्यादा होगा तो आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पे इसलिए इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, सेविंग भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, और साथ ही साथ सेविंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है पॉजिटिव रिलेशन है, और इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव रिलेशन है। इस वजह से यहाँ पे डिमांड कब कैसी जाएगी? डाउनवर्ड जाएगी, है ना? तो अब देखते हैं, अब आई होप मुझे लग रहा है कि ये चीज़ समझ आ रही होगी कि कैसे ये डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो है ये चीज़ जो है यहाँ पे इंटरेस्ट को डिटरमाइन किया जाएगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड डिमांड फॉर कैपिटल इज इक्वल, जहाँ पे होंगे वो इंटरेस्ट डिटरमाइन कर दिया जाएगा। ये कह सकते हैं जहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर है वहाँ पे हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं इंटरेस्ट को। ठीक है, सो यहाँ पे देखो जो डिटर्मिनेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो क्लासिकल थ्योरी कह रही है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिटरमाइन कहाँ पे होगा? जहाँ पे डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल आर इक्वल। वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, संतुलन का पॉइंट होगा, जहाँ पे सप्लाई करने वाला एंड डिमांड करने वाला दोनों खुश हैं। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सेविंग इन्वेस्टमेंट जो है बराबर है। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से जब आप क्लासिकल थ्योरी करेंगे तो इसको फिर पहले आप उसको अच्छे से समझाएंगे, देन आप उसके बाद ये टेबल भी बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर देखो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे डिमांड है ना? तो देखो जैसे जैसे
जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड जो है कैपिटल की कम हो रही है ना, कम हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे जैसे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई जो है कैपिटल की बढ़ रही है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये डायग्राम बना सकते हैं, है ना। ये डिमांड है जो कि शो डिमांड फॉर कैपिटल है ना, जिसका इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है, जो शो कर रही है कि इन्वेस्टमेंट का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन्वर्स रिलेशन है। ये सप्लाई है ना, जिसमें ये शो कर रहा है कि सेविंग और इन रेट ऑफ इंटरेस्ट का पॉजिटिव रिलेशन है। एक बार मैं यहाँ पे पढ़ के दिखा देती हूँ, ठीक है। It is clear from this table that when rate of interest is 3%, then demand for capital is equal to supply of capital. So 3% rate of interest will be determined, है ना। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें बराबर हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पॉइंट पे जो 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड इज इक्वल, तो उसको डिटरमाइन कर दिया जाएगा। इफ सम हाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट राइजेस टू 4%, तो डिमांड फॉर कैपिटल फॉल हो जाएगी, while its supply will rise हो जाएगी, है ना। तो सप्लाई ऑफ कैपिटल being more than its demand, there will be a tendency for the rate of interest to fall. It will continue to fall till demand and supply, वो तब तक गिरता जाएगा जब तक वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के बराबर नहीं आ जाते, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, इसको समझाते हुए जब आप इसको बनाएंगे तो यहाँ पे इसको अगर आप समझा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट विल कंटिन्यू टू राइज टिल द इक्विलिब्रियम बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, वही बात लिखी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है जो क्लासिकल थ्योरी है क्या कहती है कि डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल जिस पॉइंट पे इक्वल है, या उसी के बेसिस पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। फिर हमने जब सप्लाई की बात करी थी तो वहाँ पे हमने सेविंग की बात करी थी, जहाँ के हमने डिमांड की बात करी थी वहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट की बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है अब इसकी क्रिटिसिज्म की बारी, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो है मैं क्रिटिसिज्म जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ओके। सो थैंक यू, आई होप आप लोगों को ये जो थ्योरी है अच्छे से समझ आई होगी, ओके, थैंक यू।